चलिए, आज नए चैप्टर की शुरुआत है। हम लोगों ने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लिया है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा, चाहे उसमें आपने सिस्टम के बारे में जाना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ये सब किस में आता है? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ठीक है। इसके अलावा आपने एनर्जी के बारे में जाना, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जाना, आपने इनको स्टडी किया, और लॉज के बाद आपने एंट्रोपी को भी देखा। ठीक ना। टिल एंट्रोपी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, इनको हम कहते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक ना। एसएससी के सिलेबस में देखेंगे तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। एसएससी का यदि सिलेबस देखते हैं तो उसमें ये एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक ना। आज से जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा नहीं है। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिस इज द बेसिक्स ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसका बेसिक है भाई? जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग है हमारा, उसका बेसिक जो है वो क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस। क्योंकि यहां पर हम स्टीम के विषय में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में किसके बारे में जानेंगे? स्टीम। और स्टीम का जो बेसिक यूज है वर्तमान समय में, वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट में हो रहा है। बृहद लेवल पे, बड़े स्तर पे जो स्टीम का यूज हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है? पावर प्लांट में हो रहा है। और उस पावर प्लांट को हम लोग कहते हैं स्टीम पावर प्लांट। बेसिकली स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए हम स्टीम का प्रयोग करते हैं। और स्टीम को हम क्या मानते हैं? एक प्योर सब्सटेंस मानते हैं। इसीलिए आज के चैप्टर का नाम क्या है? प्योर सब्सटेंस। नाम प्योर सब्सटेंस है, बट यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके विषय में पढ़ेंगे? स्टीम के विषय में पढ़ेंगे। स्टीम क्या है, स्टीम कितने तरह का होता है, स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक ना। इसके अलावा स्टीम के बिहेवियर यानी बर्ताव को हम स्टडी करेंगे ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट। अलग अलग तरह के चार्ट, जैसे चार्ट का मतलब डायग्राम, लाइक पीवी डायग्राम पर स्टीम को दिखाना हो तो कैसे दिखाएं, स्टीम की प्रॉपर्टीज को शो करना हो तो कैसे करें, टीएस डायग्राम पर स्टीम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। एचएस डायग्राम, पीटी डायग्राम, ये अलग अलग तरह के डायग्राम हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी किसको स्टडी करने के लिए? प्योर सब्सटेंस, दैट इज स्टीम। ठीक है। तो पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में, वो चीजें इधर बहुत कम यूज होंगी, लेकिन उनका एप्लीकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हमने इंथैल्पी पढ़ा, हमने एंट्रोपी पढ़ा, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में? अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पर स्टीम की इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, स्टीम की इंथैल्पी निकालेंगे, स्टीम की एंट्रोपी निकालेंगे। इसीलिए पहले आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बताया गया। बात समझ में आ रही है? इंथैल्पी के विषय में हमने वहां पढ़ा, लेकिन अब अगर हम वाटर को हीट अप कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उस समय स्टीम की इंथैल्पी क्या होगी? यदि हम उसी स्टीम को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं, तब जाकर उसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी? तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि स्टीम की इंथैल्पी, क्योंकि अब कहेंगे सर इंथैल्पी की क्या हो सकता है स्टीम की? याद कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर आपने टरबाइन का वर्क निकाला था, और एंड दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। टरबाइन का वो वर्क हमें चेंज इन इंथैल्पी के रूप में मिला था। तो H1 माइनस H2, तो हमको पहले H1 और H2 की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए, तब तो उनके डिफरेंस को हम वर्क के रूप में मेजर करेंगे। इसीलिए अब हमें हर एक पॉइंट पे स्टीम की अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पे हमें क्या निकालना होगा? इंथैल्पी, उसकी एंट्रोपी, उसकी इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजों को हमें फाइंड आउट करना सीखना है। और उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस। तो बात दिमाग में आ रही है कि स्टीम जो चैप्टर दिया गया हो, क्यों दिया गया है, और ये वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है नहीं,
क्योंकि अब इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, स्टीम पावर प्लांट के लिए। जो हम स्टीम बनाना सीख रहे हैं, स्टीम की प्रॉपर्टी को अभी तो हम स्टीम की प्रॉपर्टी को जानेंगे, और अगला आपका चैप्टर है स्टीम जनरेटर, दैट इज कॉल्ड बॉयलर। जिस मशीन के अंदर हम स्टीम को बनाएंगे उसे हम स्टीम जनरेटर कहते हैं। जो मशीन स्टीम जनरेट करती है, उत्पन्न करती है, उसे स्टीम जनरेटर कहते हैं। तो अभी हम पहले प्रॉपर्टीज को जानेंगे स्टीम की सब इस चैप्टर में, और अगले चैप्टर में जानेंगे कि स्टीम कैसे जनरेट की जाती है, ठीक ना। और उसके बाद आगे फर्दर जब हम पावर प्लांट में जाएंगे तब हम स्टडी करेंगे कि जो स्टीम हमने बना लिया उसका यूज स्टीम पावर प्लांट में कैसे होता है, और उसको यूज करके कैसे हम मैकेनिकल वर्क जनरेट करते हैं, और उसी मैकेनिकल वर्क का यूज करके उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है और उसको स्टडी करना है हम लोग को यहां से प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले जाने कि प्योर सब्सटेंस क्या है। कोई भी मैटर या कोई भी सिस्टम जिसका केमिकल कंपोजिशन, जिसके पास होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन हो थ्रू आउट, उसे हम क्या मानते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा मैटर जिसका क्या हो, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन हो। अब यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है होमोजीनियस, ठीक ना, इसको समझे थोड़ा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये था तो थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन मैं इसको बताता हूं यहां क्योंकि इसकी आवश्यकता यहां पे है। होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब है एक समान, होमोजीनियस का क्या मतलब है, एक समान, और हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट फेज। यदि सिंगल फेज है तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं, और डिफरेंट फेज है तो उसे हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। यदि कोई सिस्टम सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं होमोजीनियस, और जो एक से ज्यादा फेज में एग्जिस्ट करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल नमक और पानी का घोल। पानी में हमने नमक को क्या कर दिया, घोल दिया, ठीक ना। और ध्यान से देखें, सॉल्ट वाटर है इसमें, क्या है भाई, सॉल्ट वाटर। इस सिस्टम को, ये जो सॉल्ट वाटर का सिस्टम है, इसको हम होमोजीनियस मानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यदि आप यहां से सैंपल लें, यहां से सैंपल लें, यहां से सैंपल लें, या फिर यहां से सैंपल लें, हर जगह नमक और पानी की मात्रा क्या रहेगी, एक समान रहेगी। होमोजीनियस, ऐसा नहीं है कि यहां पे लेंगे तो नमक ज्यादा होगा और यहां पे लेंगे तो नमक, ऐसा बिल्कुल भी। तो चूंकि ये बिल्कुल एक सिंगल अवस्था में आ चुका है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, होमोजीनियस। दूसरा सिस्टम देखें, ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल का मिश्रण। जब भी करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ऑयल कहां जाता है, ऊपरी सतह पे आ जाता है, और पानी कहां रहता है। अब ये जो है तो ये भी मिक्सचर, बट इसको हम क्या मानेंगे, हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस क्यों, कैसे चेक करेंगे भाई, हम सैंपल लेंगे, ऊपर से लेंगे और एक नीचे से। तो यहां से लेंगे तो हमें सैंपल में क्या मिलेगा, सिर्फ ऑयल मिल जाएगा, और यहां से लेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ पानी मिलेगा। तो ये दो चीजें हो गई ना अलग अलग, इसीलिए क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। कंक्रीट का मिक्सचर, बगल में बिल्डिंग बन रही है, पिलर ढालने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट गिट्टी और बालू का मिक्सचर बनाते हैं, ठीक ना, इसको हम कंक्रीट कहते हैं। अब ये कंक्रीट तीन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। इसमें चिप्स भी है, चिप्स मतलब गिट्टी, ठीक ना, बालू भी है, सीमेंट भी है, और वाटर भी है। आप चाहें तो इनको फिर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, गिट्टी को अलग निकाल सकते हैं, बालू को अलग निकाल सकते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। इस मिक्सचर में देखेंगे तो सबसे नीचे चिप्स बैठ जाएगा,
और वाटर कहां आ जाएगा, ऊपर। तो ये क्या किस तरह का सिस्टम हुआ, हेट्रोजीन। आप करके देखिए ना, गिट्टी भारी है वो कहां चला जाएगा, नीचे, और वाटर कहां जाएगा, सबसे ऊपर। तो अगर आप ऊपर से सैंपल लेंगे तो वाटर मिलेगा, और नीचे से सैंपल लेंगे तो स्टोन चिप्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें, ये सिस्टम क्या हो गया, हेट्रोजीन, एयर का मिक्सचर। आप इस कमरे में एयर है, आपने एक सैंपल ले लिया, ये क्या होगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। क्योंकि कहीं से भी ले चीजें क्या रहेंगी, एक समान रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो प्योर सब्सटेंस उसको कहा गया जिसमें थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन क्या हो, होमोजीनियस हो। यानी इस वर्ड को पकड़ के रखो, क्या होमोजीनियस का मतलब, एक समान। जो केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बात आती है कि प्योर सब्सटेंस पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें कंबाइंड रूप से स्टडी करना पड़ता है। तो अगर हम किसी चीज कंबाइंड चीज को ले रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो क्या उन सभी को एक समान ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। अगर यदि उन सभी को हम एक समान ट्रीट कर सकते हैं तो उन्हें हम प्योर सब्सटेंस मानेंगे। लेकिन अगर सभी को एक समान ट्रीट नहीं कर सकते तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉइस्ट एयर, इस कमरे में जो हवा है वो क्या है भाई, मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट का मतलब एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, ऐसी हवा जिसके पास क्या हो, नमी हो। अभी के अभी बरसात का मौसम है, अभी हमें उमस लग रही है, क्यों महसूस हो रही है भाई, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इस हवा को जिसके अंदर मॉइस्चर हो, नमी हो, इस एयर को हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर कहते हैं। तो क्या ये हवा प्योर सब्सटेंस है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो मास्टर साहब कहें कि हवा जो है प्योर सब्सटेंस है, और अभी बता रहे हैं कि नहीं मॉइस्ट एयर। देखिए हवा का मतलब, हवा दो तरह की हुई, एक हो गई ड्राई एयर। ड्राई एयर में गैसेस के मिक्सचर्स तो रहेंगे बट उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। और एक होता है मॉइस्ट एयर, जिसमें हवा के मिक्सचर के साथ साथ क्या मौजूद है, नमी भी मौजूद है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो मॉइस्ट एयर की जब मैं बात कर रहा हूं, यानी कि वो हवा जिसके अंदर क्या हो, नमी हो। अब ये जो नमी वाली हवा है ना, इसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। क्यों भाई, ध्यान से देखो, जब आप इस हवा को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इससे नमी निकल के, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं, आप बाहर रख दीजिए थोड़ी देर, देखिए एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो पानी की बूंदों के रूप में बोतल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, हो गई ना। तो अब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करेंगे, चेक करेंगे तो H2 आएगा। इस हवा को, ये देखिए एसी देखते हैं आप, एसी से लगातार पानी क्या होता है, पानी गिरता है ना। वो पानी कहां से आया भाई, वो इस हवा से ही आ रहा है। इस हवा में जो नमी है उसको, वो जब हम हवा को ठंडा करते हैं तो नमी और हवा दोनों क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। एक टेम्परेचर तक जब हम हवा को ठंडा करते हैं तो नमी हवा का साथ छोड़ देती है, और वही पानी जो हवा का साथ छोड़ा है वो हमें एसी से गिरता हुआ दिखाई देता है, ड्रॉप ड्रॉप। बात समझ में आ रही है। तो ये जो नमी वाली हवा है इसको हम कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं मान सकते। मकसद समझ में आ रहा है क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हवा है, उस हवा को जब हम ठंडा करेंगे तो उसकी नमी क्या हो जाएगी। एक कंटेनर में हमने मॉइस्ट एयर ले लिया, मॉइस्ट एयर ले लिया, और अब इस कंटेनर को हमने क्या करना शुरू किया, ठंडा करना शुरू किया। तो एक टेम्परेचर आएगा जब हवा पानी का साथ क्या होगा, अलग अलग होने लगेगा, और फिर नीचे क्या इकट्ठा हो जाएगा, और ऊपर। पहले ये मॉइस्ट एयर था, और मॉइस्ट एयर में दो लोग छुपे हुए थे, एक था ड्राई एयर और दूसरा था H2। अब अगर आपने नीचे से सैंपल लिया तो क्या मिलेगा भाई, लिक्विड स्टेट में H2O मिलेगा किसमें, और ऊपर से सैंपल लिया तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा, नहीं।
बात समझ में आ रही है? तो मॉइस्ट एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बट दिस ड्राई एयर इज अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? जो अभी मैंने कहा था कि हवा अगर हम लेंगे तो जो एयर है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो हम किस एयर की बात कर रहे थे? ड्राई एयर की बात कर रहे थे, मॉइस्ट एयर की बात नहीं कर रहे थे। क्लियर है? तो जिसका भी केमिकल कंपोजिशन एक समान हो, थ्रू आउट हो, हर तरफ से देखें तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या मानेंगे? प्योर सब्सटेंस। कोई भी मैटर जो एक ही फेज में हो वो हमेशा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। जैसे लिक्विड वाटर इज ऑलवेज अ प्योर सब्सटेंस, gaseous air is always a pure substance. In the same way, steam is also an example of pure substance. स्टीम की भी अलग अलग तरह की स्टीम होगी, एक ड्राई स्टीम होगा, सैचुरेटेड स्टीम होगा, सुपर हीटेड स्टीम होगा, वेट स्टीम होगा, बट सभी में जो केमिकल कंपोजिशन आप देखेंगे तो वो H2O ही मिलेगा। स्टीम के अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही तो है, चाहे वो किसी भी तरह का स्टीम लें, उसका केमिकल कंपोजिशन हमेशा H2O ही रहने वाला है। केमिकल कंपोजिशन चूंकि स्टीम का चेंज नहीं होता है, इसलिए स्टीम इज सपोज टू बी अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं प्योर सब्सटेंस? क्योंकि हमें एक्चुअल में किससे स्टडी करना है? स्टीम को, और स्टीम एक प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? आइए अब बढ़ते हैं स्टीम के तरफ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्ट वाटर जब तक, ध्यान दें, सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। ठीक ना? ध्यान दें, ये जो सॉल्ट वाटर है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बताने के लिए दिया था। असल में ये इसको आप एज अ प्योर सब्सटेंस ट्रीट नहीं कर सकते। ये जो एग्जांपल है किसके लिए है? सिर्फ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस समझाने के लिए। बट वास्तव में सॉल्ट वाटर को कहें कि ये प्योर सब्सटेंस है तो नहीं। कैसे भाई? इसको गर्म करना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू, धीरे धीरे वाटर क्या हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस हुआ? क्लियर है? तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को समझाने के लिए दिया। बट प्योर सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट अलग है। होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको गर्म कर देंगे तो ऊपर पानी H2 हो जाएगा और नीचे सॉल्ट सोडियम हो जाएगा। तो केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया भाई? चेंज हो गया। तो ऑफ कोर्स इट इज, दिस सॉल्यूशन इज होमोजीनियस बट दिस इज नॉट अ होमोजीनियस प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? ये एग्जांपल आपको सिर्फ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया। प्योर सब्सटेंस के लिए हमें ध्यान रखना है कि थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। यदि ऐसा होता है तो सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे मैंने बताया, स्टीम को आप 100 डिग्री पे लें, 200 पे लें, 250 पे लें या 500 पे लें, क्या H2O से चेंज हो जाएगा क्या? वो नहीं, H2O विल रिमेन H2O। इसलिए स्टीम को हम क्या मानते हैं? एक प्योर सब्सटेंस मानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज, अब हमें क्या जानना है भाई? स्टीम जानना है कि स्टीम क्या होता है। ठीक ना? तो स्टीम को बहुत साधारण भाषा में कह सकते हैं कि स्टीम क्या है? वाटर का ही गैसियस रूप है। ठीक ना? वाटर इन गैसियस फेज इज कॉल्ड स्टीम। जब वाटर किस अवस्था में हो? गैसियस अवस्था में हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? स्टीम कह देते हैं। बात समझ में आ रही है कि स्टीम है क्या? वाटर को गैसियस स्टेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हीट करते हैं। ठीक ना?
उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और सामान्यतः इन चीज़ों को सीखने के लिए हम शुरुआत में घर में हमने देखा है हम पानी गर्म करते हैं, ठीक ना। एक खुले बर्तन में हमने पानी रख दिया और उसे धीरे धीरे हीट करना शुरू किया, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। इस बर्तन में वाटर है और इसे हम क्या कर रहे हैं, हीटअप। क्लास के बाद आई थी बच्चों का ही है। अच्छा, क्या है बच्चों का? प्रेजेंट और कितने? अभी अटेंडेंस नहीं लिया है, अभी ले जाइए, बाद में हम करेंगे, ठीक है। क्या बता रहा था मैं? हाँ ठीक है। हमने एक बर्तन में पानी लिया है और उसे क्या करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, ठीक है। शुरुआत में जब पानी लिया था तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर होगा। सपोज इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अभी वातावरण का हमारा टेम्परेचर है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो टेम्परेचर 30 से 40, 50, 60, 70, तब तक क्या स्टीम बन रहा होगा क्या? नहीं बन रहा होगा, ठीक ना। 70 के बाद 80, 90 और जैसे ही 100 पे पहुंचेगा स्टीम बनने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा 100 डिग्री पर क्या जादू हो गया भाई, 100 डिग्री पर क्या जादू हो गया? हाँ जी, ध्यान रहे, स्टीम जब हम पढ़ते हैं तो यहां दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला है और दूसरा है टेम्परेचर, प्रेशर एंड। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने एक लाइन कही थी वहां कि फेज चेंज ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि फेज का चेंज होना है तो दो चीजें बिल्कुल कांस्टेंट यानी स्थिर होनी चाहिए, तभी फेज का बदलाव संभव है, और वो दोनों चीज हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। क्या है? इंटर रिलेटेड। यानी फेज एक खास प्रेशर के लिए एक खास टेम्परेचर होगा, तभी जाकर लिक्विड बॉयल होगा, तभी जाके उसका फेज चेंज होगा। हर एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिसपे किसी भी प्योर सब्सटेंस का फेज क्या होगा। ध्यान रहे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्योर सब्सटेंस, ये सबके लिए एप्लीकेबल। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के फेज चेंज के लिए या फिर कहें बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए बॉइलिंग प्रेशर क्या है? फिक्स है। शुरुआत में जब हमने 30 से गर्म करना शुरू किया तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, 40 पे भी कन्वर्ट नहीं हुआ, 60 पे भी कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, लेकिन 30 डिग्री के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड था वो मौजूद नहीं था। क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था ना, वो कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर फिक्स है। जब तक वो टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता वाटर बॉयल नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो यहां जब हम खुले बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो प्रेशर ऊपर से कितना लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर और ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सामान्यतः 1 बार के आसपास होता है, ठीक ना। तो इस प्रेशर के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए प्रेशर तो 1 बार था, लेकिन यहां पर वाटर के बॉयल होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए था? 100 डिग्री। इसीलिए जब ये 40 पे गया तो बॉइलिंग स्टार्ट नहीं, 50 पे भी नहीं, 60 पे भी नहीं, 70 पे भी नहीं, 90 पे भी नहीं,
99 पे भी नहीं, जब ये 100 पे पहुंचेगा, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा, तब जाकर वाटर क्या होगा, बॉयल होगा और उसका फेज कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे आप दूसरा तरीका भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया है, ठीक ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया है, तो ये कहां पे जाकर वेपराइज होगा, जब ऊपर का प्रेशर कितना हो जाए, 1 बार या 1 एट, यानी हर एक टेम्परेचर के लिए प्रेशर भी क्या है, फिक्स है, या फिर यूं कहें हर एक प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है। यानी ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। हर बॉइलिंग के लिए प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब यहां से आपको एक और चीज सीखने के लिए मिलती है, वो क्या भाई, आपने रूम टेम्परेचर पे रखा था कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपकी दिली इच्छा हो कि मैं कुछ ऐसा करता कि ये पानी 30 डिग्री पे ही बॉयल करने लगे, तो ये भी संभव है। आपको ये जो प्रेशर 1 बार है ना, इसे क्या करना होगा, कम करना होगा। आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और यहां से एक पाइप लगा करके क्या लगा दें, वैक्यूम पंप। क्या लगा दें, वैक्यूम पंप, ताकि यहां से एयर को क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए और यहां का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से क्या होने लगे, कम होने लगे। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, जैसे ही इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर आएगा, यहां से वाटर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? या फिर आप ये चाहते हैं कि ये पानी 100 पे बॉयल ना हो, तो भी इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और लगाते ही ये प्रेशर कुकर बन जाता है। और प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है वो 1 बार से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वहां प्रेशर कुकर में खाना क्या बन जाता है, जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो 10 मिनट लगता है और खुले बर्तन में बनाते हैं तो 1 घंटा लगता है। क्या रीजन है भाई, जैसे ही आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया, अब अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है और बढ़ के लगभग 2.5 बार के आसपास पहुंच जाता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर कितना पहुंच जाता है, 2.5 बार के आसपास, जिसके कारण जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी क्या कर जाता है, अब वो 100 डिग्री पे बॉयल 100 डिग्री पे कब करता, जब प्रेशर कितना होता 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन 2 गुना और 2.5 गुना तक प्रेशर कुकर में प्रेशर पहुंच जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो जाती है, अब वो 100 पे ना 160, 170, 180 पे खोलेगा। तो जो जिस दाल को पकने के लिए पहले खुले बर्तन में मात्र 100 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा था, प्रेशर कुकर में अब उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। इसीलिए वो क्या होगा, जल्दी कुक्ड हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज और जाने, खुले बर्तन में आप दाल पका रहे हैं, ठीक ना, तो इस पानी का टेम्परेचर अधिकतम कितना हो सकता है, अरे सोच के बोलो भाई, धीरे धीरे 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद 110, 120 बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता, संभव नहीं है। ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, क्योंकि इसके बाद चूंकि ऊपर का प्रेशर कितना है, तो इसके बाद इसका फेज चेंज यहां से शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 100 डिग्री पर जब ये पहुंच जाए तो आप क्या करो, फ्लेम को और तेज कर दो, ये सोच के कि हमने फ्लेम तेज कर दिया है तो पानी का टेम्परेचर 110 होगा। ये हमारी गलत फहमी है, कभी भी 110 होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 पे पहुंचते ही फेज क्या होगा, यहां से लिक्विड एवापोरेट होकर वेपर में बनना, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप चाहे फ्लेम कितना भी तेज कर दें, खुले बर्तन में पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपको फर्दर टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको यहां के प्रेशर को क्या करना होगा, पहले चेंज करना होगा, तभी पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्टीम का प्रोसेस समझ में आ रहा है? स्टीम कैसे बन रही है, और स्टीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर ये
जो खास टेम्परेचर और खास प्रेशर है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर पे क्या होता है, बॉयल होता है ना। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम कहेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। किस प्रेशर के रिस्पेक्ट में, 1 बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो सैचुरेशन वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, ध्यान से समझे। पानी के बॉयल होने या किसी भी प्योर सब्सटेंस के बॉयल होने के लिए एक खास प्रेशर पे एक खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस खास प्रेशर और खास टेम्परेचर को ही हम सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे खुले बर्तन में जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और सैचुरेशन प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रही है, क्या है ये सिस्टम क्या है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं हम लोग किसी भी प्योर सब्सटेंस का ओरिजिनल टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, बट हमें जो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के लिए पढ़ना है। ठीक ना, सबके लिए नहीं पढ़ना, लेकिन हम जनरली पहले एक प्योर सब्सटेंस का टीएस डायग्राम देखेंगे और फिर उसका एक हिस्सा जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, वाटर के लिए, स्टीम के लिए, उसको अडॉप्ट करके उसकी फर्दर स्टडी करें। ठीक ना, तो स्टीम समझ में आया क्या है, इट इज अ वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का गैसियस फेज जो है वो क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है। टीएस डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ध्यान से देखें, हमारे किसी भी सब्सटेंस का फेज तो 3 ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। तो इस डायग्राम में हम लोग उन तीनों ही फेज को देख सकते हैं। यहां पर देखें, ये जो एरिया है इस लाइन के इधर, ये क्या है, कौन सा स्टेट है, सॉलिड। और इस लाइन से इस लाइन के बीच ये जो रीजन है ये किसका है, लिक्विड। और इस लाइन के इधर और इधर ये सब किसका रीजन है, वेपर फेज का है। ठीक है, आगे देखें, ये जो बीच में रीजन दिख रहा है इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इसके एक तरफ सॉलिड है और एक तरफ, तो ये जो 20 का जो ट्रांजिशन फेज है इसमें सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। उसी तरीके से इस कर्व के एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ, तो इस कर्व के बीच में लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। क्लियर है, नीचे देखेंगे एक तरफ सॉलिड है और एक तरफ वेपर है, तो इस नीचे वाले एरिया में सॉलिड भी होगा और वेपर भी होगा। क्लियर है, सिर्फ इस नीचे वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे इधर इस लाइन के इधर तो सॉलिड है और इस लाइन के इधर ये किसका रीजन है, वेपर का, तो नीचे वाले हिस्से में सॉलिड भी होगा और वेपर भी होगा। रीजन समझ में आया। अब देखें, यहां पर 2 खास पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। पहला पॉइंट का नाम क्या है भाई, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक ना, और एक दूसरा पॉइंट भी है, क्या नाम है भाई, ट्रिपल पॉइंट है। तो ये ट्रिपल पॉइंट, बट इसको हमने यहां क्या लिखा है, ट्रिपल पॉइंट लाइन। यहां पर जो ट्रिपल पॉइंट है इस लाइन को हम ट्रिपल पॉइंट लाइन कहते हैं। दिस लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट लाइन कहेंगे। सर नाम पॉइंट है बना लाइन रहे, ऐसा क्यों, ठीक ना। तो ये पॉइंट के रूप में हमें दिखेगा एक जगह जब हम पीटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, तो वहां पर यह ट्रिपल पॉइंट हमें एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। अदरवाइज पीटी डायग्राम को छोड़कर जितने भी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वहां पर ये ट्रिपल पॉइंट हमें एक लाइन के रूप में मिलता है।
ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, नाम पॉइंट है बट ये है क्या, एक लाइन। और ये पॉइंट पॉइंट की तरह कहां दिखेगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम के ऊपर। बात समझ में आ रही है। फिलहाल चूंकि ये टीएस डायग्राम है तो यहां पर ट्रिपल पॉइंट एक लाइन के रूप में। अब बात आएगा कि भाई ट्रिपल पॉइंट होता क्या है और ये ट्रिपल पॉइंट लाइन क्या है। ये वो लाइन या वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो लाइन होती है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फेज किस स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। उस पॉइंट को, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट लाइन। अब कहेंगे सर यहां कैसे दिख रहा है भाई, ध्यान से देखें। इस लाइन के एक तरफ सॉलिड है, इधर लिक्विड, इधर वेपर। तो इस लाइन में इधर सॉलिड प्लस वेपर और इधर लिक्विड प्लस, तो इस लाइन के पास लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और वेपर भी है, तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो हम कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ होना, ठीक ना। किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो ट्रिपल पॉइंट एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फेज एक साथ देखने को मिलते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, क्रिटिकल पॉइंट। भाई ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल वर्ड का मतलब जानते हैं, क्रिटिकल का मतलब नहीं, वो तकनीकी नहीं, जनरल बोल की भाषा में हम क्या मानते हैं क्रिटिकल। कोई मान लो किसी की तबीयत बहुत ज्यादा, किसी बुजुर्ग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो कोई देख के आता है तो क्या कहता है, ये क्रिटिकल लग रहा है, यानी कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित। क्रिटिकल का मतलब तात्पर्य किससे है, गारंटी नहीं है कि अब घर आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। दैट इज द क्रिटिकल, जहां पर बिल्कुल अनिश्चितता हो, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, क्रिटिकल। ये जो पॉइंट है, यहां इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहां फेज को लेके अनिश्चितता है। यहां पर मैटर के अवस्था, फेज को लेकर अनिश्चितता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये लिक्विड है कि वेपर है, क्योंकि यहां पर लिक्विड और वेपर क्या है, तो इसके एक तरफ लिक्विड और एक तरफ। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां फेज डिफाइन नहीं होता है। फेज डिफाइन नहीं होने का मतलब यहां पर इसकी अवस्था क्या है, यह लिक्विड है कि वेपर है, ये चीज परिभाषित नहीं होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मैटर का फेज डिफाइन ना हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अनिश्चितता है, वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैसियस में, ये हमको पता ही नहीं है। फेज वहां पर डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं कर सकते कि मैटर किस अवस्था में है। इसीलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना। ये एक कंप्लीट डायग्राम है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट को दिखाया गया है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टीम के विषय में पढ़ रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, स्टीम को पढ़ना। ये जो स्टडी हमने प्योर सब्सटेंस स्टार्ट किया है, किसकी स्टडी के लिए, स्टीम। और स्टीम में कितने फेज हैं भाई, दो ही तो हैं। जनरली आपके पास अवेलेबल क्या है, लिक्विड, वाटर है, और उसे हीट अप करके आप किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम। तो हमें इस पूरे टीएस डायग्राम को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ इसके उस हिस्से को लेते हैं जिसमें लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन मौजूद हो। क्योंकि स्टीम बनाने के लिए हमें सिर्फ यही दो चीज चाहिए, लिक्विड चाहिए और उसको गर्म करके हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में। तो हम इसके किस हिस्से को ले भाई, जिसमें लिक्विड भी मौजूद हो और वेपर। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखें तो इतने में आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। इधर क्या है, लिक्विड, और इधर क्या है, तो स्टीम बनाने के लिए सिर्फ इसी को स्टडी करने की आवश्यकता है। इसीलिए आगे चल के जो हमारा टीएस डायग्राम बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा।
बात समझ में आ रही है? अब हम सिर्फ ये हमारे लिए टी बन गया और ये हमारे लिए, हम सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे स्टीम के लिए। आप बुक में देखेंगे तो हर जगह आपको यही टीएस डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो है ये पूरे प्योर सब्सटेंस के लिए होता है, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज को एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि स्टीम बनाने के लिए हमें सिर्फ लिक्विड और गैसियस फेज की आवश्यकता है, इसलिए सिर्फ हम इस पोर्शन को कट करके निकाल लेते हैं और यही हमारा क्या बन जाता है, टीएस डायग्राम फॉर द स्टीम। क्लियर है? आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। टीएस डायग्राम किसके लिए? प्योर सब्सटेंस नहीं, सिर्फ किसके लिए? स्टीम। टीएस डायग्राम ऑफ, बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम था भाई, बड़े डायग्राम से हमने निकाल के सिर्फ इस पोर्शन को निकाला। अब देखिए इसमें आपको ट्रिपल पॉइंट लाइन दिखेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। इसमें एक पॉइंट दिखेगा आपको, क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसके इस तरफ देखेंगे तो इधर क्या है? लिक्विड, इधर क्या है? और अंदर लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से डायग्राम की बारीकियों को सीखिए एक एक करके, और इसे कॉपी में फटाफट नोट करते जाएंगे। ठीक ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो लाइन है ऊपर से जो नीचे बन के आई है, ऐसा कर्व जो बन रहा है, इस कर्व का नाम है सैचुरेशन कर्व। इस कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेशन कर्व। ठीक ना, ये जो ऐसे लाइन बन के गई है, ऐसे जो आई है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेशन कर्व। बात आएगी सर ये कर्व बना कैसे? तो इसके लिए वाटर को अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया गया, और अभी अभी हमने सीखा कि हर एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। उन्हीं को ड्रॉ किया गया, और ड्रॉ करते करते गए हमें ये पॉइंट्स क्या हुए? मिलते गए। टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए एक रिलेशन मिलता गया, और जब हमने उन सारे सैचुरेशन पॉइंट को मिलाया तो जो कर्व आई, उस कर्व को क्या कहा गया? सैचुरेशन कर्व कहा गया। अब ये जो सैचुरेशन कर्व है, ये दो भाग में बटा हुआ है, और इसको दो भाग में बांटने का काम कौन करता है? क्रिटिकल पॉइंट करता है। सैचुरेशन कर्व को दो भाग में कौन बांटता है भाई? क्रिटिकल पॉइंट बांटता है। क्रिटिकल पॉइंट से इधर वाले सैचुरेशन कर्व का नाम होता है लिक्विड सैचुरेशन कर्व। क्यों भाई? क्योंकि इधर का रीजन क्या है? लिक्विड। तो यहां से लेकर के और क्रिटिकल पॉइंट तक ये जो कर्व बना, इस कर्व को हम लोग कहते हैं लिक्विड सैचुरेशन कर्व। और क्रिटिकल पॉइंट से ये जो वेपर साइड वाला जो कर्व बचा, सैचुरेशन कर्व बचा, इसे हम कहते हैं वेपर सैचुरेशन कर्व। बात समझ में आई? इस पे ये जितने भी पॉइंट आएंगे, ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? सैचुरेशन पॉइंट कहलाएंगे। लिक्विड सैचुरेशन कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम? सैचुरेशन पॉइंट। वैसे ही वेपर सैचुरेशन कर्व के ऊपर भी यदि कोई पॉइंट हमें मिलता है तो उस पॉइंट का नाम भी सैचुरेशन पॉइंट होगा। ठीक ना, सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है? लिक्विड सैचुरेशन कर्व एंड वेपर सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व के ऊपर कहीं भी यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का नाम होगा सैचुरेशन पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना? यहां पर हमारे पास टेम्परेचर है और एंट्रोपी है। क्लियर है? अब हमें सीखना है, जब हम स्टीम बनाते हैं तो स्टीम बनाने के लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? दो चीज, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक ना, तो इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि इस डायग्राम के ऊपर एक चीज तो आपको दिख रहा है टेम्परेचर, बट प्रेशर देख पा रहे हैं क्या? नहीं। तो आपको यह सीखना होगा कि इस टीएस डायग्राम के ऊपर यदि हम प्रेशर लाइन ड्रॉ करें तो वो कैसी दिखेगी। ठीक ना, अब ध्यान दें, इस पे जो भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है।
ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं ब्लू कलर से, इनको कहते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये भी हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा आपको। आइए, ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। हमें ये सीखना है, क्योंकि स्टीम बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रेशर और दूसरा है, बट इस टीएस डायग्राम में हम टेम्परेचर तो देख पा रहे हैं, टेम्परेचर तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन प्रेशर हम नहीं देख पा रहे। और जबकि हमें पता है कि यदि हमें स्टीम बनाना है तो हमें इन दोनों प्रॉपर्टी को जानना होगा। ठीक ना? तो कैसे जानेंगे भाई, कैसे सीखेंगे हम? तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इस टीएस डायग्राम के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक ना? तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे ड्रॉ होता है ये मैंने आपको पहले भी एक बार सिखाया है। ठीक ना? कैसे ड्रॉ होता है अगर आप लोग को जरा सा याद हो तो मैंने एक दिन एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने -20 डिग्री पे बर्फ लिया था और उस बर्फ को कहां तक गर्म किया था? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे डायग्राम बनाया था भैया, जरा ध्यान से देखें। ये है 0 0, यहां पे है माइनस और यहां पे है 200 डिग्री। तो पहले जब बर्फ को गर्म करेंगे तो 0 डिग्री पे पहुंचेगा और 0 डिग्री पर इसका फेज अभी भी क्या रहेगा? सॉलिड। फिर इसको लैटेंट हीट देंगे तो ये क्या बनेगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेज चेंज हो गया यहां से यहां तक, लैटेंट हीट दिया, फिर जब यहां से आगे फर्दर हीट करेंगे तो ये कहां पहुंचेगा? 100 डिग्री। बट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी भी इसकी अवस्था क्या होगी? लिक्विड ही होगी। ठीक ना? और उसके बाद फिर से इसको हम क्या देंगे? लैटेंट हीट। तो ये 100 डिग्री से किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। और इसको कहां तक ले जाना है? तो फिर यहां से इसको हीट अप करेंगे तब ये कहां पहुंचेगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देखिए 100 डिग्री को ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक और इससे कंपेयर कीजिएगा। ध्यान दें, जब हम पानी को गर्म कर रहे थे तो प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। खुले बर्तन में पानी गर्म कर रहा था तो प्रेशर कौन सा लग रहा था? एटमॉस्फेयर। और तभी जाकर के जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग पहुंचे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना हो गया? 1 बार। और यहां से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। ठीक है? यानी ये लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ए से बी तक, यहां से यहां फेज चेंज हुआ और हमने क्या सिखाया है आपको कि फेज चेंज जब भी होगा तो दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, एक प्रेशर और दूसरा, यानी यहां से यहां तक ए से बी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ए से बी तक प्रेशर कितना है? 1 बार। यानी जब फेज चेंज हो रहा था तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन एक ही बन गई। बात समझ में आ रहा है? जब फेज चेंज हुआ 100 डिग्री पे तो ए से बी तक कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी यही है और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी। यानी ड्यूरिंग फेज चेंज के दौरान जो लाइन कांस्टेंट प्रेशर की होगी वही लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर की भी होती है। ये चीज किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज के लिए। अब जरा इस टीएस डायग्राम पे आइए। इस पे मान लो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉ करना है। ठीक ना? तो एक लाइन मान लो दिस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी।
Now what is the temperature of A? What is the temperature of B? 100 degree centigrade. अगर हम एक पॉइंट C ले, what is the temperature of C? यानी इस दौरान किसमें चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक चीज और जान लो, अभी हमने सीखा कि फेज चेंज के दौरान जो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन होगी वही लाइन किसकी बन जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर। यानी ए से बी तक प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ए से बी तक यही लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन भी है और यही लाइन कांस्टेंट प्रेशर की भी है। बात समझ में आ रही। लेकिन ध्यान दें, अगर आप इस पॉइंट के नीचे आए, ये सिर्फ उस समय के लिए है जब फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि जब फेज चेंज होगा, अच्छा एक चीज और देखो, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं समझो। इधर कौन सा रीजन था भाई, और इधर कौन सा रीजन था, ठीक ना। तो यहां से यहां तक ए क्या बन गया, अब ये भी सिखाया है, ए क्या बन गया, सैचुरेशन पॉइंट। क्योंकि एक किस कर्व के ऊपर है, सैचुरेशन, लिक्विड सैचुरेशन कर्व के ऊपर है। तो ए हो गया हमारा सैचुरेशन पॉइंट और बी भी हमारा क्या हो गया, बट जो ए सैचुरेशन पॉइंट है वो लिक्विड कर्व पे है, यानी यहां पे अवस्था लिक्विड है, और बी जो है वो वेपर सैचुरेशन कर्व के ऊपर है, यानी यहां पर अवस्था वेपर है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे ए से बी के तरफ हम जाएंगे, जब तक इस पे है तो 100% लिक्विड, जब तक ए पे है तो 100% किस अवस्था में है, लिक्विड, और जब बी पे चले गए तो 100% वेपर। समझो कितना अच्छे से सिस्टम दिया हुआ है, यहां पर 100% लिक्विड और यहां पर 100%। अब आप यहां से यहां गए होंगे, ठीक है, कुछ लैटेंट हीट का ट्रांसफर हुआ होगा, फिर यहां पहुंचे होंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे ऐसे करते हुए ना इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे। यानी आप जैसे जैसे आगे जा रहे होंगे, धीरे धीरे लिक्विड की मात्रा कम होती जाएगी और वेपर की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तभी तो यहां पर जाके 100% वो क्या हो जाएगा, और 100% वेपर का मतलब है 0% लिक्विड, और यहां पर 100% लिक्विड का मतलब है 0%। यानी यहां से एक चीज और सीखो, फेज चेंज इंस्टेंटली नहीं हो रहा है, इट रिक्वायर्ड सम टाइम, और उस टाइम में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कुछ लिक्विड वेपर में क्या होते जा रहा है, कन्वर्ट होते जा रहा है। बात समझ में आ रही है। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमें सीखने के लिए मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या सीखते हैं हम लोग, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे भाई, और ये क्या होता है, दिस इज मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है भाई, समझो जरा। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। अब जरा ध्यान से देखो, यदि हम ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करें किसके लिए, पॉइंट ए के लिए, कि ए पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, तो जरा बताओ, मास ऑफ वेपर कितना है, 0 अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस, मान लो हमने 1 kg लिक्विड लिया था, 1 kg वाटर लिया था, तो 0 अपॉन 1 कितना आएगा, 0। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू ए के लिए कितना हुआ, 0। अब जरा यही काम हम किसके लिए करें, एक्स एट बी, इस पॉइंट के लिए करें। तो जरा बताओ, 1 kg पानी लिया था, तो बी पर 100% क्या है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए मास ऑफ वेपर, तो बी पे सारा का सारा मास किस में कन्वर्ट हो चुका है, तो कितना होगा मास ऑफ वेपर, 1 अपॉन मास ऑफ लिक्विड यहां कितना हो गया, और मास ऑफ वेपर 1/1, दैट इज, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू कहां से कहां चलती है, 0 to
ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां वैरी करती है भाई? 0 से 1 या फिर कहें 0 से 100%। ड्राइनेस फ्रैक्शन परसेंटेज में भी होता है। अगर कोई कहे 90% ड्राइनेस फ्रैक्शन है, यानी पानी का 90% हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वाटर में, सॉरी वेपर में, और 10% अभी भी उसके अंदर क्या है? वाटर है। ठीक ना? तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ये वो क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि जब फेज चेंज हो रहा था उस दौरान कितना हिस्सा स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है और कितना अभी बाकी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन is the quantity which represent the amount of water converted into steam। पानी का कितना हिस्सा स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है ये बताने का काम कौन करता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब कितना पार्ट ड्राई हो चुका है। ड्राई का मतलब स्टीम बन चुका है। ये चीज कौन बताता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू लिक्विड सैचुरेशन पॉइंट पे कितना होगा और वेपर सैचुरेशन पॉइंट पे? दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आगे हम सीखेंगे कि यदि ए से बी के अंदर कोई पॉइंट सी है और हमें उस पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसको कैसे निकालें। बात समझ में आ रही है? आगे हम बताएंगे कि इस रीजन में कहीं भी 1 2 3 जो भी पॉइंट है उनमें कहीं भी अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट की ड्राइनेस फ्रैक्शन कितनी। फिलहाल एक चीज क्लियर है कि लिक्विड सैचुरेशन पॉइंट के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होगा और वेपर सैचुरेशन पॉइंट के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा। क्लियर है? आइए आइए देखते हैं। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे भाई कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो आपको पता है कि इस रीजन में इस रीजन का नाम क्या है? ध्यान से देखें, इसको कहा गया लिक्विड रीजन और इसको कहा गया वेपर रीजन और सुपर हीटेड। आगे देखेंगे सुपर हीटेड क्यों कहते हैं, ठीक ना। इसको लिक्विड रीजन और सबकूल्ड रीजन, दो नाम है। लिक्विड रीजन भी कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं? सबकूल्ड रीजन, और इधर वाले को कहते हैं वेपर रीजन और सुपर हीटेड रीजन। ये सब हम जानेंगे कि सबकूल्ड और सुपर हीटेड क्यों बोला गया, अभी थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक ना। लेकिन इस एरिया को क्या कहा जाता है भाई? इसे कहते हैं हम लोग फेज चेंज, क्या कहते हैं? फेज चेंज रीजन। ये वो क्षेत्र है जिसमें फेज क्या हो रही है? चेंज, लिक्विड से वेपर में, या फिर वेट रीजन। दूसरा नाम क्या है? वेट। वेट मतलब क्या? गीला। क्यों भाई इसे वेट रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान दे, इधर क्या है? लिक्विड, इधर क्या है? और इधर लिक्विड प्लस वेपर। इसीलिए यहां जो वेपर है उसमें कुछ हिस्सा किसका है? लिक्विड का भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेट रीजन। ठीक है, तो इसे वेट रीजन भी कहते हैं और फेज चेंज रीजन भी कहते हैं। और इस रीजन के अंदर जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होता है वही लाइन कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी होता है। यानी ये जो है ये लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर की भी है और कांस्टेंट प्रेशर की भी है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट से बाहर आते हैं चीजें बदल जाती हैं। क्या हो जाती है भाई? आइए देखते हैं। सबसे पहले इस रीजन के बाहर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को देखते हैं। इस रीजन के बाहर यही लाइन क्या होगी? कांस्टेंट टेम्परेचर की होगी। अगर हम यहां पर ले लें ए डैश और यहां ले लें बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश तो फेज चेंज रीजन के बाहर है ना, लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये पॉइंट इसी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, लेकिन
जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी वो सिर्फ यहां से यहां तक इसके समान होगी। जैसे ही हम इससे बाहर आएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसकी आकृति कैसे हो जाती है भाई, ध्यान दे। यहां के आगे ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे जाती है और यहां के नीचे कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन बना, ये और ये लाइन ही क्या कहलाएगी, कांस्टेंट प्रेशर। यानी यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एक समान होगा। कहेंगे कि सर यहां तक तो ठीक था, इसके बाद ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऊपर क्यों चला गया भाई? जरा ध्यान से देखो, अभी हमने सिखाया था आपको कि हर एक प्रेशर के लिए एक खास टेम्परेचर होगा, ठीक ना। तो ये प्रेशर लाइन 100 डिग्री के लिए थी, लेकिन जैसे ही आप 100 से ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्रेशर स्थिर सिर्फ उस रीजन के लिए है जहां पर फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए इस रीजन में ये ऊपर जाता है और इस रीजन में ये नीचे आता है। बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन जब भी ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, टीएस डायग्राम के ऊपर। अच्छा, और अगर हमें दो प्रेशर लाइन दिखानी हो भाई तो एक ऊपर ड्रॉ कर दिया और एक नीचे। ध्यान रहे, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, हायर प्रेशर होगा, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, ये टीएस डायग्राम है ना, अगर यहां 100 डिग्री है तो नीचे वाला क्या होगा, इससे कम होगा, ठीक ना। तो हर एक टेम्परेचर पर जब एक खास प्रेशर होगा तो अगर 100 के रिस्पेक्ट में ये है तो 50 के रिस्पेक्ट में ये होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, साथ ही टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा। और ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक, आपको सैचुरेशन पॉइंट, फिर से आपको एक नया सैचुरेशन पॉइंट मिल जाएगा और यहां भी एक, ये सैचुरेशन पॉइंट कब तक मिलेगा, टिल द क्रिटिकल पॉइंट। ये कहां तक होता जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट तक होता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक और भी खूबसूरत सी चीज है, उसको जानो। यहां से यहां तक जो हीट आप देंगे दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? जो हीट यहां से यहां, यानी फेज चेंज रीजन के दौरान जो भी हीट सप्लाई किया जाएगा उस हीट को हम क्या कहेंगे, लैटेंट। और फेज चेंज रीजन के बाहर इधर या फिर इधर जो हीट दिया गया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इस हीट को क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एक बहुत खूबसूरत चीज जो कई बार एग्जाम में पहले से पूछ रखा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे लैटेंट हीट की वैल्यू घटती जाएगी। क्या होगी, क्यों भाई, क्यों घटेगी, क्यों घटेगी लैटेंट हीट की वैल्यू? ये मैंने सिखाया है आपको, कल की क्लास में बताया था कि टीएस डायग्राम का एरिया क्या देता है, हीट ट्रांसफर देता है ना। और ये कौन सा डायग्राम है, टीएस डायग्राम है, ठीक ना। तो जरा देखो, जब तक हम नीचे थे तो ये कर्व इतना एरिया कवर कर रहा था भाई। अब जब ऊपर चले गए तो ये एरिया क्या हो गया, कम, और ऊपर चले जाएंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, और यहां चले जाएंगे तो और एरिया क्या हो जाएगा, और फिर इस पॉइंट पर चले जाएंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 0। अगर एरिया घट रहा है इसका मतलब हीट ट्रांसफर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ, चूंकि कर्व का नेचर ऐसे है ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे जो एरिया कवर्ड हो रहा है टीएस डायग्राम का, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और होते होते 0 कहां पे हो जाएगा भाई, पॉइंट का कोई एरिया होता है क्या? तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उस समय लैटेंट हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आ रही है? उस समय जब आप क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो जरा देखो क्या होगा भाई, यदि आप, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट पे कब पहुंच रहे हैं, जब आप धीरे धीरे प्रेशर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते आप कहां तक बढ़ा दिया आपने,
क्रिटिकल पॉइंट। वाटर का जो क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर होता है वो 221.2 बार होता है और 374.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस टू डाटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर। वाटर के क्रिटिकल पॉइंट, वाटर का क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर कितना होता है 221.2 बार और टेम्परेचर कितना होता है 374.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इतना प्रेशर बढ़ा देंगे उसके बाद आपको लेटेंट हीट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी पानी सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। फेज चेंज रीजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फेज चेंज ये कब तक है, क्रिटिकल पॉइंट के नीचे। अभी वर्तमान समय में हम लोग इसका खूब यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। जितने भी पावर प्लांट लग रहे हैं उनमें हम प्रेशर को कहां रखते हैं, 221 बार से ऊपर रखते हैं। क्यों, ताकि पैसे बचा सकें। पैसा कैसे बचाएंगे भाई, पानी का फेज चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट हमें देना पड़ता, उसके लिए हमको कोयला जलाना पड़ता। तो यदि हम प्रेशर को बढ़ा दें तो फेज चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेटेंट हीट का एरिया ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी अभी तक हमने कहा था कि फेज चेंज रिक्वायर्स टाइम, लेकिन यदि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो फेज चेंज विल बी इंस्टेंटली। पानी जाएगा और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। इस तरह के बॉयलर को हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो बॉयलर है जो किस प्रेशर के ऊपर जाके काम करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, यानी 221 बार के ऊपर जो बॉयलर काम करता है उसे हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहते हैं। और अभी जितने भी पावर प्लांट लग रहे हैं जिनकी कैपेसिटी 660 मेगावाट से ज्यादा है, ये सभी के सभी क्या यूज कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि अपने सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा सके। क्योंकि इनपुट के रूप में कोयला देना पड़ता है बॉयलर में, तो इनपुट की लागत हम क्या कर देते हैं, कम। क्यों, हमने प्रेशर को 221 बार से ज्यादा कर दिया, तो जैसे ही 221 बार के ऊपर जाएगा तो लेटेंट हीट जो देना पड़ता था वो देने की आवश्यकता खत्म हो गई। क्योंकि अब पानी सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। बात समझ में आ रही है। तो इससे हमें पैसे की क्या होती है, बचत होती है। तो इस तरह का बॉयलर जो क्रिटिकल प्रेशर के अबव जाके कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बताई वो ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी और क्रिटिकल पॉइंट पर जाकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पे न जाने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक ना। इसमें आपको लिखने के लिए बहुत कम है, सिर्फ डायग्राम है और डायग्राम की बारीकियों को सीखना है। क्योंकि मैंने कहा था कि थर्मल इंजीनियरिंग कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, डायग्राम्स के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है टीएस डायग्राम। एक तो आपने पढ़ा था पीपी डायग्राम और एक टीएस डायग्राम। क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग में हम हीट की बात करते हैं ना, और हीट ट्रांसफर हमें कहां से मिल रहा है, टीएस डायग्राम से मिलता है। क्लियर है। तो आज की स्टडी यहां देते हैं, कल इसको हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएं। थैंक यू।